Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 20th of October 25 and we are starting our today's lecture of CAPAID Audit and Assurance Essentials. आज तक हमने सारा ऑडिट का जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स हैं, जो उसकी स्टेजेस हैं, वो डिस्कस कर ली हैं। आज हम अपनी किताब से एक बाकायदा आगाज़ करेंगे, उन्हीं चीज़ों का ज़्यादा डिटेल में जाएंगे और चैप्टर नंबर 1 बहुत क्विकली हम करेंगे और बाकी जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप इसे पढ़ेंगे और मुझसे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने होगा। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ऑडिट। एन ऑडिट इज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स और अकाउंटिंग सिस्टम्स ऑफ एन एंटिटी बाय एन ऑडिटर। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन उसने दी है। इसकी काफ़ी बुक्स हैं ऑडिट पे लिखी गई हैं। अभी तो ऑडिट बहुत मॉडर्न हो गया है, तो मुख्तलिफ ऑथर्स ने इसे मुख्तलिफ तरह डिफाइन किया। तो अगर आप बी.कॉम की किताब देखें, एम.कॉम की किताब देखें, आई.कॉम की किताब देखें, तो वहाँ उन्होंने बकायदा उन किताबों में लिखा है जी, स्पाइसर एंड पेगलर बड़ा मशहूर राइटर है। स्पाइसर एंड पेगलर दो राइटर्स हैं, स्पाइसर और पेगलर, तो उन्होंने मिल के किताब लिखी है। इस तरह और भी मुख्तलिफ ऑथर हैं, उनकी डेफिनेशंस लिखी हैं। लेकिन अब ना वो डेफिनेशन थोड़ी सी ओल्ड हो गई है, क्योंकि ये लेटेस्ट बुक्स नहीं है, थोड़ी सी पुरानी है, 15 20 25 30 साल पुरानी बुक्स हैं। तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ऑडिट का, वो सारा स्टैंडर्ड बेस्ड हो गया। उस वक्त स्टैंडर्ड इफेक्टिव नहीं थे, बस ऑडिट एक डिसिप्लिन के तौर पे पढ़ाया जाता था, तो हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे शेयर कर दूं फिर भी जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स की हैं, कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि उस वक्त ऐसे कैसे डिफाइन किया जाता है। डेफिनेशन यही है कि एग्जामिनेशन करना है किसका, बुक्स का, अकाउंट्स का, वाचर्स का, डॉक्यूमेंट्स का, जो रिलेटेड टू अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेट करती हैं। और मकसद क्या था, सो दैट ऑडिटर अपने आप को सेटिस्फाई करे कि तमाम चीज़ें मुनासिब है। मुनासिब का मतलब क्या है कि किताब जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किताबों के मुताबिक फिगर्स बनी हैं, रीजनेबल भी हैं, मतलब लॉजिकली भी वो ठीक है, उन्हें क्लासिफाई भी ठीक किया गया। सिर्फ फिगर्स ठीक नहीं है, उन्हें क्लासिफाई प्रेजेंट करने का तरीका भी ठीक है, और वो वही मैसेज दे रही है जो हमारा मकसद है कि ये हमें मैसेज दें। ये मैसेज हम तो ये चाहते हैं कि देखें कि ये फिगर ठीक है और इन्हें सही प्रेजेंट किया है, कि हमें समझ आए कि इस फिगर का मतलब क्या है। लेकिन आप फिगर को गोल मोल करके तोड़ के इस तरह से बयान करेंगे, मकसद ही समझ ना आ रहा हो, तो फिर ऑडिट प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो हम उसे उनकी डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे। यहाँ तो सिंपल उसने कहा जी, ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी, बस। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो उसने नहीं डाला, वो आगे आएगा अभी। हमारे स्टैंडर्ड बाकायदा बताते हैं कि हर चीज़ ऑब्जेक्टिव बेस्ड होनी चाहिए। आप हॉकी खेलते हैं या आप कोई गेम करते हैं, तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? हाँ, आप फर्ज करें बेटा आप बैडमिंटन खेलते हो, तो क्या मकसद होता है? क्या मकसद है बैडमिंटन खेलने का? आप रोज, आपको शौक है, खेलने जाते हो, रोज खेलते हो अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो क्या मकसद है खेलने का? क्या पर्पस है, क्यों खेलते हो? एज ए हॉबी, एंटरटेनमेंट, शौक के तौर पे, या एज ए प्रोफेशन नहीं हो सकता कि मैं पाकिस्तान लेवल पे खेलना चाहता हूँ, मैं इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ। जो क्रिकेटर हैं, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर खासतौर पे पढ़े लिखे ही नहीं होते ज़्यादा, मैट्रिक एफ ए करके पर क्रिकेट 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 दिन रात क्रिकेट खेलते हैं। क्या होता है, हमने प्रोफेशनल क्रिकेटर बना। सिर्फ हॉबी नहीं होती, हॉबी तो होती होगी, लेकिन प्रोफेशनलिज्म है कि प्रोफेशनल तौर पे वो खेलना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव बदल गया। तो जब भी आपने किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, तो याद रखें वो चीज़ है क्या, वो तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन असल इंपॉर्टेंस आपने जो एक्सप्लेनेशन में देनी है कि इसका मकसद क्या है इस चीज़। आपने मकसद एक्सप्लेन करना होता है। अब दुनिया की हर डेफिनेशन पर्पस बताती है। फिजिक्स, फिजिक्स क्या है? मटेरियल, साइंस ऑफ मटेरियल्स, ये तो सिंपल डेफिनेशन मटेरियल की है, लेकिन इसका मकसद क्या है ये बताना पड़ेगा कि इसमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। मटेरियल तो उसमें भी आ जाते हैं, केमिस्ट्री में भी, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? साइंस का तो वेरी नहीं करता ना। अगर पर्सन टू पर्सन वेरी कर गया, फिर तो आप स्टैंडर्ड पे जा ही नहीं रहे। जो मैं कह रहा हूँ, हमने स्टैंडर्ड जब बनाना है तो फिर मकसद को डिफाइन करना पड़ेगा ना। अगर आपका वो मकसद नहीं है तो फिर आप वो नहीं कर रहे। जैसे मैंने कहा था कि आपको, मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी, मैंने कहा ऑडिट कर दो, आपने कर दिया और आपने रिपोर्ट दे दी कि वी हैव ऑडिटेड। एक बैंक ने कहा कि ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन ये इस फॉर्मेट में बनी हुई है, इस फॉर्मेट पे ऑडिट करोगे, ये फॉर्मेट ठीक है और ये चीज़ें ठीक है, अब इसे मैं ऑडिट नहीं कहूँगा। ये क्या है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। तो मकसद बदल गया तो असाइनमेंट की नेचर ही बदल गई, ऑडिट ही नहीं रहा। तो जब आपने किसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना है, तो फिर आपको उसकी आउटलाइंस बनानी पड़ेगी, आप उसको फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा।
इस्लाम अगर आप फॉलो करते हैं तो पांच चीजें फॉलो करनी ही करनी है, पांचों में से कोई एक भी फॉलो नहीं की तो आप मुसलमान ही नहीं है। लेकिन अगर आप पांचों फॉलो करते हैं बाकी हैंकी भैंकी कर जाते हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप मुसलमान नहीं है। तो स्टैंडर्ड बन गया कि नहीं? अब इस स्टैंडर्ड में ना एडिशन कर सकते हैं ना इसमें तो माइनस कर सकते हैं चीजों को। तो स्टैंडर्ड में फिर आप हो जाते हैं ना, बाउंड हो जाते हैं काफी हद तक, फिर आप अपने मकसद को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया? तो ऑब्जेक्टिव मैटर करता है, याद रखना। तो इसे पढ़ लेना है। व्हेन एन ऑडिटर एग्जामिनिंग द अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी व्हाट इज ही लुकिंग फॉर, अब वो डिटेल में जा रहा है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है, आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हमने क्या बताना है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मकसद आ गया ना कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या देखना है, क्यों? तो मैंने देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है कि नहीं। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट्स देनी है, लेकिन फाइनेंशियल टर्म्स की रिपोर्ट्स देनी है, फाइनेंशियल अमाउंट्स की देनी है। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं है। दुनिया में रिपोर्ट्स तो कई किस्म की बनती हैं, ऐसे ही है। मेडिकल रिपोर्ट्स भी बनती हैं, लैब रिपोर्ट आपकी रिपोर्ट्स ही है ना, शुगर की और फलानी और ढिमकानी, लेकिन वो फाइनेंशियल रिपोर्ट तो नहीं है। तो हम फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्ट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक। पहली बात तो फिर ये हो गई कि ऑडिट जो होता है वो बुक्स का नहीं होता। बेसिकली हम रिपोर्ट, सॉरी, बुक्स पे नहीं देते। ऑडिट तो बुक्स का भी होता है, लेकिन रिपोर्ट जो हमारा आउटकम है वो बुक्स पे रिपोर्ट नहीं देते। बेसिकली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट देते हैं। और हम कहते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है। फ्रेमवर्क क्या चीज़ है? फ्रेमवर्क जिस फ्रेम के अंदर रहते हुए काम कर, जो बाउंड्रीज है। अब वो बाउंड्रीज कौन डिफाइन करेगा? स्टैंडर्ड। पाकिस्तान के एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, वो कौन सा है? आईएफआरएस। और आईएफआरएस तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। इफ्रिक वो तो आईएफआरएस में इंक्लूडेड है सब। आईएफआरएस, आईएएस, इफ्रिक, सिक, इन चारों को मिला के कहते हैं आईएफआरएस। वो तो हमने आईएफआरएस कह दिया। और पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट 2017 में भी लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट क्या। ये पाकिस्तान का लोकल लॉ भी है। तो पाकिस्तान का फ्रेमवर्क क्या है? आईएफआरएस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। इंडिया का क्या होगा? आईएफआरएस, रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया, प्लस इंडिया के अपने स्टैंडर्ड भी हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं जो हमने नहीं बनाया अभी तक। यूएसए के अपने गैप्स हैं, जी डबल ए पी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड बनाए हैं। यूके के अपने स्टैंडर्ड्स भी हैं। तो उन्होंने आईएफएस प्लस उनके लोकल स्टैंडर्ड प्लस उनका कंपनी लॉ या जो भी लॉ, ये वो फ्रेमवर्क है, ये वो पूरा क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक इन्होंने चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रही है कि नहीं। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल। क्या? हाँ, एक चीज पाकिस्तानी ना कुछ और तरह से करते शाबाश। हैं भाई अब क्या करें? बड़ा अच्छा सवाल है। इंडियन आईएफआरएस में उसकी ट्रीटमेंट कुछ और लिखी है, पाकिस्तानी लॉ में कुछ और लिखी है। अब क्या करें? अब हम फ्रेमवर्क क्या बताएं? अब तो हम ये नहीं बता सकते कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट तो कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है। अब क्या करें? इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर की उसी के लिए नहीं, हमारा फिर फ्रेमवर्क क्या होगा? इंटरनेशनल होगा कि अपना कंपनीज एक्ट होगा? पहली बात तो ये कि याद रखें कि जहाँ इंटरनेशनल और लोकल लॉ में कन्फ्लिक्ट आ जाए ना, तो पूरी दुनिया का रूल है कि लोकल लॉ प्रिवेल करे। क्योंकि हर मुल्क जो ऑटोनोमस है, हर मुल्क इंडिपेंडेंट है, वी आर नॉट बाउंड टू फॉलो इंटरनेशनल लॉ। वो और बात है कि दुनिया फोर्स करती है कि नहीं जी नहीं ये करना है तो आप भी अपने लॉ को अमेंड करें, वो अलग बात है। लेकिन वी आर नॉट बाउंड। ये हमें एक कहा गया है कि हर मुल्क आज़ाद है, लेकिन फिर करना है कि हम दुनिया के साथ चलना भी चाहते हैं, फिर क्या करेंगे? फिर हम अपने लॉ को उसके मुताबिक अलाइन करेंगे। अब अगर फर्ज करें आपका लॉ 95% अलाइंड है उनके साथ, 5% का फर्क है, अब क्या कहेंगे? अब हम कह सकते हैं कि हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंपनीज एक्ट और आईएफआरएस है, 5% का फर्क है, बाकी तो तकरीबन अलाइंड है, हम कह सकते हैं। ये आईएफआरएस इसमें डिफाइंड है, आईएफआरएस में ही लिखा हुआ है प्रीफेस में या कहीं पे,
कि अगर आपका जनरली सारी चीजें सिमिलर हैं, कुछ थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट फर्क है, तो आप कह सकते हैं कि आपने आईएफआरएस को फॉलो किया। अगर बहुत ज्यादा मटेरियल डिफरेंस है, फिर आपको नहीं कहना चाहिए। ये आईएफआरएस में मेंशन है। और मटेरियल डिफरेंस कितना है वो वहाँ डिस्कस हुआ होगा कि कितना है। तो पाकिस्तान में फर्क भी है, थोड़ा सा फर्क है। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पढ़ ली है ना, FR2 भी। उसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस भी पढ़ा है, उसकी प्रेजेंटेशन पढ़ी है, कैसे प्रेजेंट होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस, कहाँ रिप्रेजेंट होता है, कौन सी स्टेटमेंट में। ऐसे काउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होता है या बाहर कहीं होता है। इक्विटी में नहीं आता, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आता। आपका आईएफआरएस कहता है कि एसओसीआई में आना चाहिए, लेकिन हमारा कंपनी एक्ट कहता नहीं, अलग से शो हो। हम पाकिस्तान में जनरली उसका नोट अलग बना देते हैं और उसे बैलेंस शीट के फेस पे शो कर देते हैं डायरेक्टली, और नीचे नोट अलग कर देते हैं। एसओसीआई में उसका कॉलम नहीं बनाते हैं हम जब। ठीक है, माइनर सा डिफरेंस है, अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान का लॉ कहता है कि एसओसीआई का पार्ट ना बनाओ। क्यों ना बनाओ? क्योंकि इसकी यूटिलाइजेशन बड़ी लिमिटेड सी है। इसे आप यूटिलाइज तो कर ही नहीं सकते कहीं, सिवाय सर्टन दो तीन चीज़ों के। तो वो कहता है कि इसे अलग से शो करो, तो हम जनरली एज ए प्रिकॉशन अलग से शो कर देते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आईएफआरएस को फॉलो नहीं करते, तकरीबन सारी चीज़ें फॉलो करें। भैया एक एसोसिएट में नहीं लिया, कहीं और दिखा दिया। तो हम कह सकते हैं कि वी हैव फॉलोड आईएफआरएस। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फर्क है, वो कुछ और ही कहता है, मैं कुछ और ही कहता हूँ, वो कहता है जी आपने फाइफो या एवरेज में से कोई एक यूज करना है, मैं पाकिस्तान में कोई अपनी टेक्निक लगाई जा रहा हूँ, फिर मैं नहीं कह सकता कि आई हैव फॉलोड आईएफआरएस। ठीक है, ये बड़ी टेक्निकल चीज है और ये डिबेटेबल चीज होती है। हमेशा देखना पड़ता है कि मैं कैसे चाहिए मुझे कि नहीं कहना चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात आ गई। इसे हम पढ़ेंगे नीचे कि इसका मतलब क्या होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, ये आपने याद रखने आगे आएगी। एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। पढ़ा हुआ है ना? फेयर प्रेजेंटेशन में होता है कि आपको थोड़ी सी चॉइस होती है कि हालात वाकयात के मुताबिक, अपने ऑपरेशन के मुताबिक फैसला कर लो कि ऐसे करूं कि ऐसे करूं। कंप्लायंस में कहता है नहीं, जो मैंने कह दिया बस आंखें बंद करके ऐसे ही करो। तो इस्लाम जो है, इस्लाम का फ्रेमवर्क फेयर प्रेजेंटेशन है कि कंप्लायंस है? आप प्योरली कंप्लायंस है। फिर आपकी जो बेस है वो कंप्लायंस है, लेकिन उसके ऊपर सारी बिल्डिंग फेयर प्रेजेंटेशन। नमाज पढ़ना फर्ज है, लेकिन अगर आप सफर में हो तो फिर अलाउड है कि नमाज कज़ा कर लो, घर जाके एक बार ही पढ़ लेना, या कसर कर लो, या नहीं टाइम मिल रहा है तो कज़ा का गुनाह नहीं है, घर जाके कज़ा कर लो, घर जाके पढ़ लेना। नमाज पढ़ना फर्ज है, लेकिन ऐन नमाज के टाइम पे खुदा ना खासा कोई मिसहैप हो जाता है रोड पे, आप रिकवरी में लग जाते हैं लोगों की जान बचाने में, नमाज का टाइम गुजर जाता है, तो नमाज पढ़नी चाहिए, लोगों को बचाना चाहिए। लोगों को तो इस्लाम तो उसे नाजायज नहीं बल्कि हुक्म देता है। तो ये फेयर फेयर प्रेजेंटेशन है, आपने अपने दिमाग को यूज करना है। अब ये सिचुएशन है तो क्या करो? ठीक है ना? बेस लेवल पे कंप्लायंस है कि पांच चीजों की हद तक तो कंप्लायंस है, पांच चीजें कंप्लाई करनी है। उसके ऊपर बिल्डिंग कैसे खड़ी करनी है वो आप पे डिपेंड कर। और उसका क्या कह दिया, बिल्डिंग कैसे खड़ी करनी है, कैसे फैसला करोगे, इसके बारे में क्या कहा गया है? क्या यार्ड स्टिक होगी कि ये फैसला करूं कि ये करूं? अपनी अकल इस्तेमाल करो। अकल इस्तेमाल कैसे होगी? कुरान पढ़ा होगा, हदीस पढ़ी होगी, रिसर्च की होगी, तो पता होगा ना कि कुरान और हदीस क्या कहता है ऐसी देर में। अच्छा, वो भी हो गया। अब उससे आगे क्या करूं? नियत। अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तुम्हारी नियत ठीक है तो जो तुम्हारी अकल कहती है वो कर लो। मैं अल्लाह पे मेरा बिलीफ है कि वो गुनाह नहीं होगा। तो वो गलत भी साबित हो जाता है ना, तो अल्लाह ताला ये जरूर कहेंगे कि यार तुमने अपना दिमाग सही इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अगर आपकी नीयत ठीक थी तो आपको कोई वो नहीं होगी, लंबी चौड़ी बातचीत नहीं होगी। लेकिन आपकी नीयत ही शो ऑफ करने की है, फिर तो नेक अमल भी जाया हो जाता है। तो ये पूरा स्टेज टू स्टेज, हम इस्लाम को भी ना सही तरह से फ्रेमवर्क नहीं लेते, हम उसे मजहब ले लेते हैं, बस आंखें बंद करके फॉलो किए जाओ। ये पूरा फ्रेमवर्क है, इसमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। लोग डिसीजन लेते हुए डरते हैं कि खुदा ना खास्ता गुनहगार ना हो जाऊं, काफिर ना हो जाऊं। अल्लाह तो कहता है डिसीजन लो। और जब डिसीजन लेने हैं तो फिर आपका नॉलेज होना चाहिए। अब हमें अकाउंटिंग का पेपर देना है, अकाउंटिंग पढ़ी नहीं तो कैसे दोगे? तो जब फिर डिसीजन लेने हैं मजहब पे और अल्लाह पे, तो फिर आपको कुरान और हदीस और रिसर्च तो करनी ही चाहिए। वो हम करते नहीं है। बट एनी हाउ, आगे चलें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, वो आपको पता नीचे उसने सारी उनकी वो बनाई हुई है। ठीक है, तो पांच होती हैं, नीचे उसने उनका सारा बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स
एज पर IS 1। 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है जी। और ये छठी भी आ गई है इसमें। छठी क्या चीज़ है? ये कहाँ से आ गई? क्या ये उसमें है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन में जो IS में लिखी है? तो फिर ये कहाँ से आ गई? ये हमारे कंपनीज एक्ट में है। कंपनीज एक्ट इसे लाजमी पार्ट बना देता है कंपैरेटिव फिगर्स, तो उसने यहाँ ऐड कर दी है, ठीक है। ये वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन जो आपने देनी देनी है। उसके बाद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आ गया। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क adopted by management and where appropriate those charged with governance in the preparation of the financial statement that is acceptable in view of the nature of the entity and the objective of the financial statement, or this is required by law or regulation। ठीक है। रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन का मतलब है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। और जो पहले लिखा है नेचर ऑफ द एंटिटी और ऑब्जेक्टिव, ये है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। तो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वर्ड बहुत आएगा आगे, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। दोज चार्ज विद गवर्नेंस ये किसे कहते हैं? BOD को, डायरेक्टर नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उसने यहाँ जो नाम दिया ना IS से, इसमें वो दिया दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जो ओवरऑल गवर्नेंस के लिए जिन्हें चार्ज किया जाता है, जिन्हें जिम्मेदार करार दिया जाता है। ठीक है जी, आगे। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज डिसाइडेड बाय, ये इंपॉर्टेंट है, या तो लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बताती है उस मुल्क की, जैसे हमारा कंपनीज एक्ट है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं जैसे IFRS। तो हमारे दोनों ही हैं। हम जब लिखते हैं ना अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, लिखते हैं दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2007। The auditor seeks to express an opinion as a result of the audit work that he does. The type of work carried out by an auditor in order to reach his opinion is described in literature। पे ये फिक्रा तो बिल्कुल यूजलेस है आपके लिए, इसे तो दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं। तो मोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें हाईलाइट करते जाएं, बस आपने सिर्फ वो पढ़नी है। मेरा तो ख्याल है ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वाले को ज़हन में रखें कि उसने कैसे डिफाइन किया है। उसने लफ्जों लफ्जों में दो डिफाइन कर दिए, या तो लॉ एंड रेगुलेशन जो डिफाइन करते हैं, या जो नेचर ऑफ एंटिटी और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है। तो बेसिकली इसने उन्हीं दो की बात कर दी है, कंप्लायंस की और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी, क्या मतलब होगा? कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी। स्टीवर्डशिप क्या होता है? किसी के बेहाफ पे काम करना। स्टीवर्ड्स कौन होते हैं? स्टीवर्ड आम वैसे इंग्लिश में स्टीवर्ड किसे कहते हैं? जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी के बेहाफ पे काम करते हैं। फ्लाइट स्टीवर्ड का वर्ड सुना है? जो मेल फीमेल ऊपर होते हैं, जो फ्लाइट के अंदर होते हैं, एक तो एयर होस्टेस होती है ना, एक फ्लाइट स्टीवर्ड्स होते हैं, जो सपोर्ट के लिए अंदर स्टाफ बैठा होता है, जो उनके साथ पैसेंजर्स के साथ और सारी सपोर्ट दे रहा होता है, स्टीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो स्टीवर्डशिप किसी कौन भी किसके बेहाफ पे काम कर रहा है? कंपनी के बेहाफ पे कौन काम कर रहा है? मैनेजमेंट में कौन? दो चार्ज के गवर्नेंस। BOD शेयर होल्डर्स के बेहाफ पे काम कर रहा है। शेयर होल्डर्स और कंपनी में क्या फर्क है? ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी और शेयर होल्डर्स? बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स, पूरे शेयर होल्डर की जो बॉडी है वो, और कंपनी, इसमें क्या फर्क है? शेयर होल्डर्स का वर्ड है ना, तो हम किसी एक बंदे की बात तो नहीं कर रहे। हम सब शेयर होल्डर्स की बॉडी की बात करें कि शेयर होल्डर्स ये करेंगे ये नहीं करेंगे। शेयर होल्डर्स या कंपनी, दोनों में क्या फर्क है? कैसे? मैं शेयर होल्डर नहीं कह रहा, शेयर होल्डर्स कह रहा। सारे मिला के जो बॉडी बन रही है उसकी बात कर रहा हूं। ये सेम है। लॉ में ये नहीं लिखा, कंपनीज एक्ट में कहीं नहीं लिखा शेयर होल्डर्स ये करेंगे कि नहीं करेंगे, लिखा है कंपनी ये करेगी कि नहीं करेगी, BOD ये करेगा कि नहीं करेगा। जहां जहां कंपनी का वर्ड आता है तो बेसिकली उसका मतलब यही है, बॉडी ऑफ शेयर होल्डर ये करेगी कि नहीं। और कंपनी जब भी कोई काम करती है तो कैसे करती है? जब कंपनी लेवल पे जब भी कोई फैसला आता है तो कैसे होता है? BOD नहीं, कंपनी लेवल जनरल मीटिंग कॉल होती है। जनरल मीटिंग पड़ी है ना, AGM EGM, वो क्यों कॉल होती है? BOD फैसले क्यों नहीं कर लेता? BOD मीटिंग अलग होती है,
एजीएम ईजीएम अलग होती हैं। जब आपने मेमोरेंडम को अमेंड करना होता है तो कौन सी मीटिंग कॉल होती है? बीओडी खुद ही अमेंड कर लेते हैं, या एजीएम ईजीएम कॉल करते हैं, या एजीएम कॉल करते हैं। कोई ना कोई जनरल मीटिंग कॉल होती है, उसमें कितनी मेजोरिटी से फैसला होता है? अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम 3/4 स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होती है। बीओडी नहीं कर रहा, मेंबर से ओपिनियन ले रहा है। जब सारे मेंबर इकट्ठे होते हैं, पूरे मेंबर की बॉडी की बात होती है, तो कंपनी की बात। तो याद रखें, जब हम कहते हैं ना कंपनी ये करेगी, कंपनी ये नहीं करेगी, तो हम कहना चाह रहे होते हैं पूरी जो बॉडी है मेंबर्स की, वो ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। जो हम कहते हैं ना शेयर होल्डर अलग है और मैनेजमेंट अलग है, वो यही कॉन्सेप्ट आप कह रहे हैं कि शेयर होल्डर्स अलग है, मतलब कंपनी की आइडेंटिटी अलग है और बीओडी अलग है। बीओडी कंपनी को चलाएगा। और हम कहते हैं शेयर होल्डर, इंडिविजुअल शेयर होल्डर आए जाए तो कंपनी की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। हम पूरे शेयर होल्डर्स की बात नहीं कर रहे होते, हम इंडिविजुअल शेयर होल्डर की बात कर रहे थे कि 100 में से 50 चले भी जाएं तो कंपनी एग्जिस्ट करे। पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहे, 50 की बात कर रहे हैं, 40 की बात कर रहे हैं, 30 की बात कर रहे हैं। जब हम पूरी बॉडी का कोई जिक्र करके कहेंगे ये ऐसे करेगी, तो हम ऐसे के लिए हम कंपनी की बात कर रहे हैं। तो कंपनी का मतलब बॉडी ऑफ शेयर होल्डर, और बीओडी का मतलब वो 5 7 10 डायरेक्टर्स हैं, सारे के सारे मेंबर्स नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, तो यहां उसने क्या वर्ड लिखा है? स्टीवर्डशिप। तो फिर इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स अगर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वही कंपनी है। तो कौन स्टीवर्ड है, किसका स्टीवर्ड है? बीओडी में जो डायरेक्टर्स इंडिविजुअली, और बीओडी स्टीवर्डशिप में है किसकी? कंपनी की, या शेयर होल्डर्स कह लें, बात एक है। वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कंपनी के बिहाफ पे सब कुछ कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। कौन सा इनका बन जाता है रिलेशनशिप? बिजनेस लॉ पढ़ा है कि नहीं? प्रिंसिपल और एजेंट का बन जाता है। प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप में कौन सा बेसिक रिलेशनशिप आता है? एजेंसी तो हो गया ना, प्रिंसिपल एजेंट हो गया, फादर सन हो गया, डॉक्टर पेशेंट हो गया। इनमें कौन सा रिलेशनशिप होता है? प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप के बैक में बेसिक प्रिंसिपल क्या है? फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या है? कि आई एम बाउंड टू टेक केयर ऑफ योर इंटरेस्ट बिफोर आई डू फॉर माई सेल्फ। कि मैं, चूंकि आपने मुझे एतमाद किया है, आप घर बैठे हैं, आपको तो पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरा फर्ज बन जाता है कि अपना बेनिफिट बाद में देखूं, पहले आपका बेनिफिट देखूं। इसे कहते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप, जो फादर और सन के दरमियान होता है, फादर और माइनर सन के दरमियान होता है, फादर और मेजर सन के दरमियान नहीं होता। मेजर बंदा तो मेजर हो गया, अब तो अपने बुरे भले का जिम्मेदार है। फादर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वो फादर के लिए नहीं है प्राइमरीली लीगली। लेकिन माइनर सन के लिए फादर पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है, उसे पूरा नजर रखनी है माइनर सन पे, माइनर डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर बीओडी का और कंपनी का कौन सा रिलेशनशिप बन गया? फिड्यूशरी रिलेशनशिप। और यहाँ से एक्चुअली लीगली कौन सा रिलेशनशिप बन गया? एजेंसी रिलेशनशिप। डायरेक्टर्स आर एजेंट्स टू द कंपनी। ठीक है, तो उन्होंने वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर दी एजेंसी वाली। आ गया जी एजेंसी, वही आगे बात, एजेंसी का वर्ड यूज हुआ है। अकाउंटेबिलिटी की भी यही रिलेट कर गई। अगर उनका फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, दे आर अकाउंटेबल। कि उन्होंने अगर कंपनी के मफाद में काम नहीं किया, गलत किया, फ्रॉड किया, तो उनसे पूछा जा सकता है भाई तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। वो रिस्पॉन्सिबल करा दिए जा सकते हैं। बस ये से पढ़ लेना है। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ को आपने एक बार पढ़ना जरूर है, और जो नहीं समझ आता फिर मुझसे पूछ लो। यही बात उसने एक्सप्लेन की हुई है। नीचे आ जाए, द ऑडिट रिपोर्ट, इंडिपेंडेंस, मटेरियलिटी एंड ट्रू एंड फेयर, तीन चीजें हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जहनी तौर पे और फिजिकली किसी भी तरह के अफेक्ट इम्पैक्ट से वो आज़ाद हो, अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देने की पोजीशन में हो। और यह इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी, इसकी कई रीजन हो सकती हैं। थ्रेट हो सकती है, लालच हो सकता है, कोई आपका उसका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, मियाँ बीवी, हस्बैंड ऑडिटर है और बीवी की कंपनी है, तो हस्बैंड कभी भी क्लीन रिपोर्ट नहीं देगा, चांसेस हैं कि डंडी मारेगा। तो इंडिपेंडेंस में कई रीजन आती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने बताया भी था कि अगर इंडिपेंडेंट ना रहे तो उसकी जो रीजन होती है उन्हें क्या कहते हैं? थ्रेट्स। याद है ना, मैंने कहा था थ्रेट्स आती हैं। और थ्रेट कितनी किस्म की है? 7। ये हम पढ़ेंगे, अभी कल से पढ़ना शुरू कर देंगे। ये कोड ऑफ एथिक्स में लिखी हुई है, तो कल परसों से मैं इंशाल्लाह कोड ऑफ एथिक्स के साथ शुरू कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो थ्रेट्स होती हैं। थ्रेट को एड्रेस कैसे किया जाता है? सेफ गार्ड्स लेके, ऐसी मेजर्स लेके कि थ्रेट मिनिमाइज हो जाए। और अगर सेफ गार्ड लिए जा सकते हैं और ले लिए गए तो फिर आप आगे बढ़ें। लेकिन अगर सेफ गार्ड नहीं लिए जा सकते या लिए गए लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं हो रही, तो आप काम ही ना करें, पीछे हट जाए, एंगेजमेंट लेने से इनकार करो।
वो इंडिपेंडेंस ही की सारी बात। ठीक है, आगे चलते हैं मटीरियलिटी। जब मैं कहता हूँ कि ये लैपटॉप बहुत अच्छा है तो उसमें खामियां भी तो हैं, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, तो क्या कहता हूँ कि मैं ज्यादा देखता हूँ कि खूबियां हावी हैं कि खामियां हावी हैं। अगर 90% मैं रिकमेंड करता हूँ बहुत अच्छा, 5% कोई ऐसी चीज़ है मैं कहूँ नहीं यार ये चीज़ ठीक नहीं है, तो मैं ओवरऑल यही कहूंगा कि अच्छा है ले लो। लेकिन अगर 50-50 है, फिर मैं कहूँगा देख लो यार, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा कि कोई खामियां हावी हो गई, 50% खूबियों के लिए 50% खामियां लेनी पड़ रही हैं। तो ये सारी चीजें फिर जजमेंटल हैं। लेकिन मटीरियलिटी का मतलब फिर ये है कि मुझे एक यार्ड स्टिक बनानी पड़ेगी कि मैं 20 करोड़ की बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ ये फिगर बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुई है, तो सही की डेफिनेशन क्या है? अगर 20 करोड़ में 2 लाख रुपए गलत है, तो मैं क्या कहूँ ये सारी फिगर गलत है? नहीं। अगर 20 करोड़ में से 1 करोड़ गलत है तो बहुत बड़ी फिगर है। ठीक है, इतनी छोटी भी नहीं है। तो मैं कहूंगा नहीं यार ये फिगर ठीक नहीं, तो मुझे एक यार्डस्टिक बनानी है कि किस लेवल से नीचे होगी गलती तो मैं कहूंगा बस इग्नोर करो, लेकिन उससे ऊपर होगी तो मैं कहूंगा नहीं ये फिगर ही ठीक नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है मटीरियलिटी। तो जब भी ऑडिट रिपोर्ट आती है तो ऑडिट रिपोर्ट ये बिल्कुल नहीं कहती कि पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, ये बिल्कुल नहीं कहती। अगर ऑडिट रिपोर्ट ये कह भी रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू, तो क्या 100% ट्रू एंड फेयर व्यू है? जरूरी नहीं। कहना क्या चाह रही है कि ट्रू ओवरऑल ट्रू एंड फेयर व्यू है, अगर गलतियां भी हैं तो वो इतनी इमटेरियल है कि उन्हें इग्नोर किया जा सकता। तो फिर मुझे मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना। नंबर 3, ट्रू एंड फेयर वाली बात आ गई। अब ट्रू एंड फेयर पे बहुत बहस हुई है दुनिया में, बहुत ज्यादा बहस हुई है। अभी भी लोग एग्रीड नहीं है, वो कहते हैं नहीं यार ये लफ्ज भी ठीक नहीं है। पहले कहते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब गिव ट्रू व्यू या कुछ भी कहते होंगे। फिर वर्ड आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। उन्होंने कहा नहीं यार ट्रू एंड फेयर में भी थोड़ा मसला है, ट्रू और फेयरनेस में हम क्या क्या मतलब इंक्लूड करते हैं। आजकल हम जनरली क्या कहते हैं, जो स्टैंडर्ड कहता है प्रेजेंट फेयरली, प्रेजेंट फेयर। अच्छा, ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब आपको क्या समझ आता है? ट्रू क्या होता है? सही है, कैलकुलेशंस ठीक है, ट्रू है, फिगर ठीक है। फेयर कंप्लीट भी है, सब कुछ भी है। तो फेयरनेस में क्या आ जाता है? मैं कहता हूँ ये बोल तो सच रही है लेकिन ये मुझसे फेयर नहीं। क्या मतलब है ऐसे? आप बात तो ठीक कर रहे हो लेकिन आप फेयरली बात नहीं कर रहे। क्या मतलब? बात आप सच्ची कर रहे हो लेकिन आपकी नीयत मुझे लड़वाने की है। ये सच आप इसलिए बोल रहे हो कि मेरी लड़ाई हो जाए इस पर। तो आप ट्रू तो हो, सच बोल रहे हो, लेकिन मेरे से आप फेयर नहीं हो, आपकी नीयत कुछ और है। तो फेयरनेस का मतलब होता है कि आपकी नीयत ठीक हो और आप चीज को उस तरह बयान करें जिस तरह दूसरा मैसेज लेना चाहता है, वो उसका जो मकसद है उस मकसद के हिसाब से बयान। ठीक है, आपके टोटल एसेट हैं 50 करोड़ रुपए, जिसमें से 40 करोड़ के लॉन्ग टर्म है और 10 करोड़ के शॉर्ट टर्म है। अब दूसरा देखना ये चाह रहा है कि इस कंपनी के पास लॉन्ग टर्म एसेट कितने हैं, ताकि मैं उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करूं। और आपको पता भी है ये क्या देखना चाह रहा है, आप फिर भी उसे टोटल एसेट बताई जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अगर ये बता दिए तो ये इसका डिसीजन बदल जाएगा। आप बोल तो आप सच रहे हैं लेकिन जो नेसेसरी एक्सप्लेनेशन है वो नहीं बोल, यू आर नॉट फेयर। तो जब आप कंपैरेटिव देते हैं तो क्या ला रहे होते हैं? आपने तो करंट ईयर की बैलेंस शीट देनी है, वो तो दे दी। फिर कंपैरेटिव क्यों दे रहे होते हैं? फेयरनेस के लिए, ताकि देखने वाले को अंदाजा हो जाए कि पिछले साल क्या हुआ था, इस साल क्या हुआ, तो जो उसने डिसीजन लेने हैं वो ज्यादा बेहतर अंदाज में लेगा। ये सारी फेयरनेस की जब बात लेके, ठीक है। तो आपको ना सिर्फ ट्रू होना है बल्कि फेयर भी होना है। तो पहले लिखा जाता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन ट्रू एंड फेयर व्यू। अब इस हेडिंग को पढ़ें, द ऑडिट रिपोर्ट इंडिपेंडेंस मटेरियलिटी एंड ट्रू एंड फेयर। अब उसने ट्रू एंड फेयर व्यू को तो कवर कर दिया वहां पे, उस टर्म को। कौन सी चीज कवर नहीं की? मैं कहता हूँ ये जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? आपने मान लिया। कल यहाँ 50 लाख की गलती निकल आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप कहेंगे सर आपने तो कहा था 50, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, ये तो नहीं है ट्रू एंड फेयर। तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं 5 अरब की बैलेंस शीट पे रिपोर्ट दे रहा हूँ और मैंने कहा ये ट्रू एंड फेयर है, और उसमें से 50 लाख की गलती निकल आती है 5 अरब में। 50 लाख खैर बहुत ज्यादा होता है, इतना हम कभी नहीं मानते, चले 5 लाख की गलती निकल आती है उसमें। और कल आप मुझे पकड़ लेते हैं कि सर आपने तो कहा था ट्रू एंड फेयर है, इसमें तो 5 लाख की गलती है, तो मेरे पास क्या जवाब होगा?
वो तो मैंने कहा ही नहीं था। वो कहेगी ये तो आपने जिक्र ही नहीं किया मटीरियलिटी का, आपने तो सिंपली कहा था ट्रू एंड फेयर व्यू है। तो कंफ्यूजन आ गई, खड्डा तो बन गया। इन्होंने उसे चेंज किया, इन्होंने कहा नहीं, इतना काफी नहीं है। अब हम क्या यूज करते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली, कॉमा, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। उन्होंने मटीरियलिटी भी घुसा दी ताकि ये क्वेश्चन ही किल हो जाए। कल आप पूछें भी कि 5 लाख, तो मैंने कहा देखिए मैंने कहा तो था मटीरियल रिस्पेक्ट, तो मेरे लिए 5 लाख मटीरियल ही नहीं है। और फिर मैं ऑडिट रिपोर्ट में लिखता भी हूँ कि मटीरियलिटी क्या है, मैं पूरी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। पहले रिपोर्ट होती थी 1.5 पेज की, सिर्फ आज से 5-10 साल पहले। आप रिपोर्ट होगी 4-5 पेजेस की। वो सब कुछ ही उन्होंने डाल दिया ISA ने कि ये भी बताओ ये भी बताओ, क्योंकि तुम्हारा पढ़ने वाला जरूरी नहीं है अकाउंटेंट हो, वो कोई इंजीनियर भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कर सकता है कंपनी में। तो इन अल्फाज में बताओ कि जिसे बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज है वो समझ जाए। तो उन्होंने रिपोर्ट लंबी करते 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 इतनी लंबी कर दी है कि मैं पूरी रिपोर्ट ही अब समझ नहीं पड़ती है। तो प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटीरियल एस्पेक्ट, फिर हमें एक्सप्लेन भी करना पड़ता है व्हाट इज मटीरियलिटी। ये भी थोड़ी सी हम बात उसमें रिपोर्ट में ही करते हैं, पढ़ने वाले को पता चल जाए कि मटीरियलिटी का मेरा मतलब क्या है। हमें ये भी बताना पड़ता है कि हम फ्रॉड पे रिपोर्ट नहीं कर रहे, हम ये नहीं बता रहे कि इसमें फ्रॉड हुआ है कि नहीं, हम तो बात कर रहे हैं कि ओवरऑल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। वो फिर जब हम रिपोर्टिंग पढ़ेंगे तो उस वक्त हम ये चीज़ें देखें। क्लियर हो गया? तो नीचे आ जाए, नीचे उसने ये बनाया है, मैप बनाया है, डायरेक्टर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर होल्डर्स, और नीचे एड्स क्रेडिबिलिटी फ्रॉम ऑडिटर। अब ये डायरेक्टर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और शेयर होल्डर, डायरेक्टर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्ट कर रहा है और वहां से शेयर होल्डर को कर रहा है। क्या मतलब है, कहना क्या चाह रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? मैनेजमेंट। कौन सी, डायरेक्टर बनाते हैं? नहीं, डायरेक्टर तो एग्जेक्टिव लेवल पे थे। कौन बनाता है? CFO। CFO बना के किसे देता होगा? CEO को। CEO बना के कहाँ देता होगा? BOD में प्रेजेंट करता है, तो BOD उसकी अप्रूवल देता है, लिहाजा उसने डायरेक्टर, डायरेक्टर्स की अप्रूवल आई, और फिर ये अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ चली गई? शेयर होल्डर। लेकिन शेयर होल्डर को जाने से पहले एक नई पार्टी ने एंट्री मारी, वो कौन है? ऑडिटर। तो आपने अप्रूवल दी, साथ ही ऑडिटर से रिपोर्ट ली, साथ अटैच की और आगे भेजी, तो क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। ये सब हम नहीं कह रहे, थर्ड पार्टी भी यही कह रही है, ये सब कुछ ठीक। क्लियर हो गया? सिंपल इज दैट। नीचे उसने लिखा है द ऑडिटर्स प्रोड्यूसिंग द रिपोर्ट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स प्रोड्यूसिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? कोई और रिपोर्ट कौन दे रहा है? कोई और। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी है? मैनेजमेंट की, जिसमें डायरेक्टर्स भी आते हैं, BOD भी आते हैं। और हमारी जिम्मेदारी क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। बनाने की जिम्मेदारी ऑडिटर की नहीं है, ना बनानी चाहिए। अगर हम बनाने बैठ जाएंगे तो क्या होगा? हम इंडिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे। अपनी बनाई हुई चीज का ऑडिट करेंगे तो हम कभी भी नहीं कहेंगे ये गलत है, तो हमें कभी नहीं बनानी अगर हम ऑडिटर हैं तो। द रिपोर्ट गिव्स एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू और प्रेजेंट फेयरली। और आगे इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स का वर्डिंग भी हम यूज करते हैं। रिपोर्ट कंसिडर्स वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन मटेरियल एस्पेक्ट्स। वही बात हो गई, तो बस इतना याद रखना है, बाकी इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, इसे आपने पढ़ लेना है, ये मैं बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे तो हम बहुत ज्यादा अ, इससे ज्यादा डेप्थ में जाएंगे। अभी तो ये 5-6 लाइनें बेशक ना भी पढ़ें, तो आपको फिलहाल जरूरत नहीं दोबारा पढ़ने की जरूरत, ठीक है ना? तो इसे हाईलाइट करते जाएंगे टाइम बचाने के लिए कि ये चीज मैंने दोबारा नहीं पढ़ी। ये आगे जाके बहुत डिटेल में है। इंडिपेंडेंस का मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए, सिंपल इज दैट, इन माई ओपिनियन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस। और इन्फ्लुएंस कितनी किस्म के होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, जिन्हें हम थ्रेट्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं? थ्रेट्स टू हम किस चीज को थ्रेट्स हैं वो? मेरी वाइफ है, वो एक कंपनी की डायरेक्टर है और मैं ऑडिटर हूँ, मैं उसी कंपनी का ऑडिटर बन गया हूँ। तो क्या मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा? क्यों? मुझे थ्रेट आएगी। किस वजह से आएगी? पर्सनल रिलेशनशिप। पर्सनल रिलेशनशिप से कौन सी थ्रेट आती है? उसे सिंपल सिंप्लीफाई कर दें। मैं अपनी वाइफ के साथ क्या हूँ? फेमिलियर हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरह का, ठीक है। फेमिलियरिटी थ्रेट, उन्होंने नाम क्या रखा है? फेमिलियरिटी थ्रेट। मेरा दोस्त है, मेरा कजन है, मेरी वाइफ है, मैं उनसे फेमिलियर हूँ, इस फेमिलियरिटी की वजह से मुझे थ्रेट आ गई। क्या थ्रेट आ गई? कि क्या मैं नहीं रहूंगा, इंडिपेंडेंट नहीं रहूंगा? तो फिर थ्रेट किस चीज को आई? वो तो रीजन है। थ्रेट आई किस चीज को? इंडिपेंडेंस को। तो इसका नाम क्या है? थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस।
ये जो 7 थ्रेड्स आएंगी ना, इसके लिए वर्ड क्या यूज हुआ है? थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस। मतलब कि इन 7 रीजंस की वजह से मेरी इंडिपेंडेंस हिल जाएगी। तो इसका वर्ड आपने याद रखना, ये पढ़ेंगे अभी हम, ये कोड ऑफ इथिक्स में लिखा हुआ है, थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस। अच्छा जी, उसके बाद true and fair view. The auditor report on whether or not the financial statement give a true and fair view or present fairly the position of the entity as at the end of the financial period and the performance of the entity during the period. The auditor does not certify or guarantee that the financial statement are correct. ठीक है ना, हम कभी ये नहीं कहते these are correct, हम कहते हैं these give true and fair view in all material. तो हम बड़ी गोलमोल सी बात करते हैं ताकि कोई ये ना कह सके आपने कहा था ठीक है इसमें 2 रुपए की गलती है, लोग तो 2 रुपए को भी पकड़ लेंगे। मैं कहूंगा देखिए मैंने ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट कहा था और मैंने करेक्ट नहीं कहा था, ट्रू एंड फेयर का। फिर मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ता है कि ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या है अपनी रिपोर्ट में। एनी हाउ, इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आपको आइडिया हो गया कॉन्सेप्ट का, तो हम आगे चलेंगे। इससे आगे आ जाते हैं जनाब, मटीरियलिटी की रीजन क्या हो सकती है ये भी आगे पढ़ेंगे। कोई चीज मटीरियल क्यों होती है? 5 लाख रुपए की फिगर मेरे लिए बहुत मटीरियल है, क्यों? क्यों क्यों अफेक्ट करती है? मैंने अभी तक गाड़ी का अपना लाइसेंस नहीं बनवाया हुआ, ठीक है। लाइसेंस ना बनवाने की रीजन क्या हो सकती है? फर्ज कर लें लाइसेंस की कॉस्ट है 50,000 रुपये, है तो नहीं इतनी, पाकिस्तान में तो बहुत सस्ते हैं। हम लोग फिर भी हम शोर करते रहते हैं पाकिस्तान में महंगाई होगी महंगाई होगी। आप बाहर जाए ना, यूरोप में जाए, गल्फ में जाए, आपको लग पता जाएगा। ये गल्फ में तो फिर सेविंग आपकी ठीक ठाक है, यूरोप में तो आपकी सेविंग का 40% तो गवर्नमेंट ले जाती है। फैसिलिटीज भी देती है लेकिन आपके टैक्सेस 40% तक चले जाती है, तो सेविंग कोई नहीं है यूरोप में। सिर्फ लाइफ स्टाइल अच्छा है वहाँ अगर रहते हैं तो। एनी हाउ, तो वहाँ तो हजारों में कॉस्ट होती है। फर्ज करें पाकिस्तान में कॉस्ट है 50,000 लाइसेंस रिन्यू करवाने की। मेरे लाइसेंस ना रिन्यू करवाने की रीजन क्या हो सकती है? कॉस्ट ज्यादा है, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। लेकिन है क्या, नहीं गाड़ी तो है ना, गाड़ी होगी तो करो करो। अच्छा, दूसरी है, फर्ज करें प्राइस उसकी कॉस्ट जो रिन्यू कराने की सिर्फ 5,000 है। अब क्या रीजन हो सकती है? टाइम तो अलग चीज है ना, वो तो नहीं मिला, और क्या रीजन हो सकती है? कोई भी रीजन हो सकती है। अब मुझे बताएं अगर उसकी कॉस्ट 50,000 है तो क्या चीज मेरे लिए मटेरियल है कि नहीं है? क्यों? क्यों मटेरियल है? अमाउंट की वजह से। अमाउंट ज्यादा है ना, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। अगर अमाउंट सिर्फ 5,000 है, क्या अभी ये मेरे लिए मटेरियल है? लाइसेंस रिन्यू करवाना है और नहीं करवाया है, ना करवाना क्या मटेरियल चीज है कि नहीं? क्यों? प्राइस तो, अमाउंट तो कुछ भी नहीं है। फिर ये क्यों मटेरियल है? ये बात मेरे मेरे दिमाग पे क्यों सवार है कि मैंने अभी तक लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया? हालांकि 5,000 की बात है, पैसे तो नहीं जाने इतने ज्यादा, फिर क्यों ये मटेरियल है मेरे? इसकी नेचर ऐसी। बात सिर्फ 5,000 की नहीं है, बात यह है कि मैं गाड़ी लेके निकलूंगा कभी भी धर लिया जाऊंगा कि गाड़ी बंद जाओ घर, पहले ये करवाओ। तो ये एक थ्रेट तो है ना। और तो यहाँ अमाउंट की वजह से थ्रेट नहीं है, यहाँ उसकी नेचर की वजह से। तो जो आपकी चीज मटेरियल होती है उसके 2 रीजन होती हैं, या अमाउंट, उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है, या उसकी नेचर, ठीक है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में 1 लाख रुपए का फर्क है, ये मटेरियल है कि नहीं? इतना नहीं है। 50 लाख का एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है जिसमें 1 लाख डाउटेड है, इतना मटेरियल नहीं। 50 लाख का ही फ्यूल एक्सपेंस है, उसमें भी 1 लाख का डाउटफुल है, ये मटेरियल है कि नहीं? है। क्यों? अब बात अमाउंट की नहीं है, बात यह है कि 1 लाख अगर चोरी हुआ है तो 1 लाख की चोरी भी बहुत बड़ी चोरी है। उस बंदे ने आज 1 लाख चोरी किया, कल 2 लाख करेगा, फिर ढाई करेगा, फिर 4 करेगा, अगर उसकी मैंने उसे चेक एंड बैलेंस पे ना लेके आया तो। यह बात नेचर की वजह से ये मटेरियल, ठीक है। अच्छा, नेचर कैसे असेस करेंगे कि इसकी नेचर क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट में क्या देखेंगे? रिस्क। कौन सा एरिया जितना ज्यादा रिस्की है वहां उतनी मेच्योरिटी लेवल नीचे आता जाए। जो रिस्की एरिया है उसमें मैं 2 रुपए को भी शायद ना छोड़ूं, और जो लेस रिस्की एरिया उसमें हो सकता है 10,000 रुपये को भी इग्नोर करूँ। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के ड्यूज देने हैं और देने सिर्फ 200 रुपये हैं, और मैं ना ना देने की सोचूंगा,
अभी नहीं, बात 200 की नहीं है, बात नेचर की। मैंने लेट किया तो गवर्नमेंट मेरे ऑफिस को आगे सील कर जाएगा, तो बात तो नेचर की है। लेकिन मैंने किसी के 2 लाख देने हैं तो मैं कहता हूँ आगे कर देता हूँ थोड़े से, तो मैं शायद मैं कर भी दूँ। क्या करेगा, आगे बुरा भला ही कहेगा ना, चलो सुन लूंगा यार, लेकिन पैसे चलो 4 दिन बाद दे दूंगा, 4 दिन तो मिल जाएंगे। रिस्क निस्बतन का। तो इसका मतलब है कि जो मटीरियलिटी है वो डिपेंड करती है 2 चीज़ों, नेचर पे और अमाउंट। सिर्फ अमाउंट नहीं देखते, नेचर भी देखनी पड़ती है। ठीक है भाई, ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे द स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिट। पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं उनके लिए ऑडिट करवाना लाजमी। सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप के लिए लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। वो चाहे तो ऑडिट करवाएं, चाहे तो ना करवाएं। जहां ऑडिट करवाना लाजमी है ना बाय लॉ, उस ऑडिट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी लीगल। लेकिन जहां आप कहते हैं कि नहीं करवाओ करवाओ ना करवाओ, वहां भी मैं ऑडिट करवा रहा हूं तो मैं क्या कहता हूँ, नॉन स्टैट्यूटरी या वॉलेंट्री ऑडिट। मैं अपनी वॉलंटरीली करवा रहा हूँ, अपनी मर्जी से करवा रहा हूँ, नहीं तो जरूरत नहीं। तो हम जो ऑडिट पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, स्टैट्यूटरी ऑडिट। बेसिकली हम कंपनी से रिलेटेड ऑडिट पढ़ रहे हैं। और ये भी याद रखना है कि सारी कंपनीज के लिए लाजमी नहीं है ऑडिट करवाना, ये आगे जाके हम पढ़ें। जो छोटी कंपनीज है ना, उनके लिए ऑडिट करवाना लाजमी नहीं है। अब छोटी कंपनी किसे कहेंगे वो हम आगे जाके, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायरमेंट सिर्फ कंपनीज के लिए है पाकिस्तान में, सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप के लिए नहीं। नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, discuss the concept of stewardship and accountability in the context of a limited company and fair presentation to and fair view in relation to the financial statement। कर सकते हैं एक्सप्लेन अपने अल्फाज में, हो जाएगा कि नहीं? तो कल ये करके ला, अपने अल्फाज में, कहीं दाएं बाएं नहीं देखना, जो आपको समझ आई है दोनों पे एक एक पैराग्राफ लिख के ला, हो जाएगा। चलो, हो गया टाइम, बस खत्म करते हैं फिर आज। जी। यदि कोई ऐसा केस गुड क्वेश्चन, इसका तो मुझे भी नहीं पता। ये चीज प्रैक्टिस से आती है। जब आप ऑडिट्स पे जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, सिस्टम्स देखेंगे, फिर आपका जहन आपको बताएगा ये रिस्की है, ये रिस्की है। और ये चीज़ बड़ी डिबेट है। पेपर में ये नहीं पूछेगा कि रिस्क को कैसे डिफाइन, कैसे असेस करें। आपने सिंपल बात करनी, प्रोफेशनल जजमेंट। चलिए आप बताएं, आप किसी चीज़ के बारे में अंदाजा लगाते हैं ये रिस्की है कि नहीं, क्या क्या चीज़ें जहन में लाते हैं? और जनरल बात तो पूछ सकते हैं ना कि रिस्क को कैसे असेस करेंगे। ये सवाल हो सकता है कि रिस्क की असेसमेंट कैसे करेंगे। वो तो करनी होती है, उसी की बेस पर सारी ऑडिट प्लानिंग होती है। असेस कैसे करेंगे, चलिए आप मुझे बताओ, पहले आप बताएं फिर मैं बताऊं। सबसे पहले क्या देखेंगे? लॉस तो आगे की बातें है ना, लॉस तो रिस्क है किस चीज का, पहले तो ये बताएं। रिस्क है, रिस्क है, रिस्क है, किस चीज का रिस्क है भाई? पहले तो ये बताएं ना, मैं कौन सा रिस्क असेस कर रहा हूँ, रिस्क ऑफ। जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक फिगर मैं देख रहा हूँ, बैलेंस शीट के फिगर देख रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ ये रिस्की है कि नहीं, यहाँ रिस्क कितना है। तो रिस्क किस चीज का? एरर का और फ्रॉड। रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर, ये फिक्रा लिख, अब बार बार हम यूज करेंगे। हम कोई तीसरा रिस्क नहीं देख रहे, हम उसका ऑपरेशनल रिस्क नहीं देख रहे, वो देखेंगे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या और लोग देखेंगे। हम क्वालिटी रिस्क नहीं देख रहे, हम फाइनेंशियल रिस्क देख रहे हैं। और रिस्क है रिस्क ऑफ फ्रॉड या ऑडिट रिस्क देख रहे हैं, रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर। ठीक है, फ्रॉड एंड एरर होगी तो फिर क्या रिस्क आएगा? ये बड़ी मजेदार चीजें हैं अगर आप समझें। रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर, ये असेस करना मेरा काम है कि मैनेजमेंट का? कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें ये फिगर बहुत रिस्की है, इसे जरा तवज्जो से देखो, तवज्जो से बनाओ। ये मेरा रिस्क है कि मैनेजमेंट का? ये तो मैनेजमेंट का रिस्क है कि यहाँ फ्रॉड ना हो, यहाँ एरर नहीं होनी चाहिए। तो मेरा रिस्क क्या है? मैं तो ऑडिटर हूँ, मैं तो जाके उस चीज को चेक कर रहा हूँ। मेरा रिस्क क्या है? मैंने डिटेक्ट करना है और मैंने देखना है कि ये ना हो कि इसमें रिस्क हो और मैं इग्नोर कर दूं और मैं गलत रिपोर्ट दे दूं। इसमें गलती थी और मैंने कह दिया मेरी रिपोर्ट कि सब कुछ ट्रू एंड फेयर है। इसमें ठीक थी चीजें और मैंने कह दी नहीं ये फिगर ही गलत है। मेरा रिस्क तो ये है। मेरा रिस्क वो फ्रॉड एंड एरर का तो नहीं है। लेकिन जब मैंने ये कहना है कि मैं गलत रिपोर्ट ना दे दूं, तो मुझे मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो रिस्क का पता होना चाहिए कि नहीं?
कि इसमें रिस्क है कितना, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैं आपको असेस कर रहा होता हूँ तो मैंने आपके माहौल को, आपकी रहन सहन को, आपकी फैमिली को देख के फैसला करना है ना। मैं ब्लाइंडली तो कोई आपको एडवाइस नहीं कर सकता। मैं आपको पूछूंगा बेटा आपकी फैमिली कैसी है, पर्दे वाली है या लिबरल है, आपके फादर सख्त हैं कि सॉफ्ट हैं, आप कैसे लोग हो, तब मैं आपको ओपिनियन दूंगा कि बेटा इस फील्ड में जाओ, ये करो, ये ना करो, ये वाली जॉब कर लो, ना करो। ठीक है, फिर ही मैं ओपिनियन दूंगा ना, वैसे नहीं दे सकता। मुझे आई हैव टू स्टैंड माई सेल्फ इन योर शूज, तब मुझे पता चलेगा कि भाई मुझे क्या ओपिनियन देनी चाहिए। तो पहले मुझे मैनेजमेंट के रिस्क को समझना है, फिर वहां से ये एक्सट्रैक्ट करना है कि यहाँ से मेरे रिस्क पे क्या इफेक्ट आता है। तो मैनेजमेंट का रिस्क क्या है, रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर। पहले तो मैंने वो समझना है कि इस एरिया में कितना फ्रॉड एंड एरर का रिस्क है, उस हिसाब से अपने प्लान करने हैं। प्लान करते हुए क्या ध्यान में रखना है कि अपने रिस्क को मिनिमाइज करूँ, कि मैं गलत रिपोर्ट ना दे। तो इन दोनों रिस्क को इकट्ठा करना, समझ आई। तो अब जब आप ऑडिट प्लानिंग करेंगे तो कौन से रिस्क को मिनिमाइज करेंगे, कि ये रिस्क कम से कम होना चाहिए, अपने रिस्क को या मैनेजमेंट के रिस्क को, अपने रिस्क को। लेकिन अपने रिस्क को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, पहले मैनेजमेंट के रिस्क को असेस करके जो ज्यादा रिस्की है वहाँ ज्यादा काम कर लिया जाए, और जो कम रिस्की है वहाँ कम काम किया जाए। तो मेरा रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा कि ये रिस्की एरिया था, मैनेजमेंट को पढ़ने में से मुझे भी रिस्की लगा, तो मैंने यहाँ 100 प्रोसीजर अप्लाई कर दिए, तो मेरा रिस्क मिनिमाइज हो गया। कब हो ही नहीं सकता, जब बहुत मुश्किल है कि मैं गलत रिपोर्ट दे दूं, मैंने बहुत काम कर लिया है इसमें। आप समझ आ रही है बात। तो रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर, उसकी बेस पे मैंने अपना रिस्क डिफाइन करना होता है, ऑडिट रिस्क। इसे कहते हैं ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या है कि मैं गलत ओपिनियन ना दे दूं, चीजें गलत है और मैं कह दूं ठीक है, चीजें ठीक है और मैं कह दूं गलत है। अब मेरा ऑडिट रिस्क में कौन कौन से रिस्क आते हैं, ये सब कुछ पढ़ने आ गया, बात शुरू हो गई तो यहीं पे हम खत्म कर देते हैं। अपने ऑडिट रिस्क में कौन कौन से रिस्क आते हैं, मतलब मेरा ऑडिट रिस्क कैसे बढ़ जाता है, कौन कौन से रिस्क इसमें, ठीक कंपोनेंट्स कौन से हैं। अगर मैनेजमेंट का जो रिस्क है वो बहुत हाई है तो मेरा रिस्क भी बढ़ जाता है, कि हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए और मैं गलत रिपोर्ट दे दूं। उसे क्या कहते हैं, जी, मैनेजमेंट का रिस्क है ना। तो गलती क्यों होगी, फ्रॉड एंड एरर क्यों होगा सिस्टम में। इनहेरेंट रिस्क तो अलग चीज है, सिस्टम में गलती होने के चांसेस क्यों होंगे। आपकी बात ठीक है, एक तो इनहेरेंट रिस्क, ये चीज है ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इसमें 10 करोड़ रुपया भी लगा दो तब भी गलती के चांसेस हैं। होता है ना ऐसे कि अब परफेक्ट तो नहीं हो सकते। इनहेरेंट रिस्क कि आप कुछ भी कर लो, इस रिस्क को तो कम नहीं कर सकते। और क्या रीजन, कंट्रोल रिस्क, कि इनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, ये रिस्क को पकड़ते नहीं, जो पकड़ सकते थे वो भी नहीं पकड़ सके। ये दो रिस्क किसके हैं, मेरे हैं कि मैनेजमेंट के हैं। मैनेजमेंट, लेकिन इनका मुझ पे इम्पेक्ट आता है कि मैं गलत रिपोर्ट दे दूंगा। अगर ये दो हाई हैं और मैंने प्रॉपर काम नहीं किया तो मैं गलत रिपोर्ट दे दूंगा। अब ये दो हाई हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बहुत डिटेल में जाना चाहिए, मुझे डिटेक्ट करना चाहिए चीजों को। अगर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता तो किसकी गलती है, मेरी। ये तो मैनेजमेंट का रिस्क नहीं है, ऐसे कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। तो फिर मेरा जो ओवरऑल ऑडिट रिस्क है कि मैं गलत रिपोर्ट दे दूंगा, इसकी 3 रीजन है। एक रीजन है कि ये चीज रिस्की बहुत है, इस पे गलत रिपोर्ट देने के चांसेस बहुत है। नंबर 2, इसमें इंटरनल कंट्रोल वीक है और मैं इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई कर रहा हूँ, तो मैं तो गलत कर रहा हूँ, मेरी रिपोर्ट भी गलत हो जाएगी। इसलिए हमने कहा था पहले इंटरनल कंट्रोल को असेस करेंगे। अगर कंट्रोल रिस्क हाई है तो फिर हम अपने प्रोसीजर बढ़ा दें। और तीसरा डिटेक्शन रिस्क, कि मैंने जो प्रोसीजर डिजाइन किए हैं वही पूरे नहीं है। अगर इनहेरेंट रिस्क हाई है, कंट्रोल रिस्क हाई है, तो डिटेक्शन रिस्क हाई है कि नहीं, ऑडिट रिस्क हाई है कि नहीं, हाई है। तो मुझे क्या करना चाहिए, अपने डिटेक्शन रिस्क को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, कि मैं डिटेक्शन में गलती ना कर जाऊं। डिटेक्शन रिस्क को कम करना है तो कैसे करना है, प्रोसीजर बढ़ा। समझ आई। ये हम रिस्क पे पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें असेस क्या करना होता है, इनहेरेंट रिस्क। दूसरी असेसमेंट क्या करनी होती है, कंट्रोल रिस्क, वो कंप्लायंस प्रोसीजर्स के थ्रू। और इसकी बेस पे हमें क्या असेस करते हैं कि मेरा क्या हाई है या लो है, नहीं, ओवरऑल रिस्क, ऑडिट रिस्क हाई है कि नहीं। अगर ऑडिट रिस्क हाई है, इसे मैंने नीचे लाना है किसके थ्रू, डिटेक्शन रिस्क को कंट्रोल करके। डिटेक्शन रिस्क इज नॉट अ पैरामीटर, इट्स अ प्रोडक्ट। मैंने देखना है कि इनहेरेंट रिस्क कितना है, कंट्रोल रिस्क कितना है, जिससे ओवरऑल ऑडिट रिस्क कैसा बन रहा है। हाई बन रहा है तो मैंने इसे लोग लेके आना है। लोग कैसे लाऊंगा, तीसरे कंपोनेंट को कंट्रोल करके। और तीसरा कंपोनेंट कौन सा है, वो तो मेरे कंट्रोल में है।
प्रोसीजर बढ़ा दो। मैंने उस हिसाब से फैसला करना है मेरा डिटेक्शन रिस्क कितना है। अगर हाई है तो फिर मुझे बहुत ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म, और अगर हाई नहीं है तो फिर मैं कम प्रोसीजर से भी गुजारा करूंगा। मैं बार बार कैलकुलेट करके देखूंगा कि मैंने इतने प्रोसीजर किया, मेरा रिस्क कितना हो गया, ओवरऑल ऑडिट रिस्क कितना हो गया। अगर नीचे आ गया है तो बस ठीक है, आगे बढ़ूंगा। नीचे नहीं आया तो मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। किससे नीचे आ गया है, ओवरऑल ऑडिट रिस्क किससे नीचे आ गया है, मैंने लेवल कौन सा सेट किया हुआ था, मटीरियलिटी लेवल। अगर मुझे लगता है कि मैंने चीज़ों को ऐसे मैनेज कर लिया कि गलती का चांस इस लेवल से नीचे चला गया है, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बस एक काफ़ी है। लेकिन मुझे लगता है नहीं, भी अभी भी गलती का चांस इससे ऊपर है, तो मैं मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करता जाऊंगा जब तक कि मैं उसे इतना मिनिमाइज ना कर लूँ जो मेरी तसल्ली हो जाए कि अब मैं मेटीरियलिटी लेवल से नीचे चला गया। ठीक हो गया। तो ये बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं और कल इसे आगे बढ़ाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।